इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 2017 से 2021 के बीए आईआरपीएम ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 4 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है संग्रह लाया है। और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर हैं आपके पेपर 4 के एग्जामिनेशंस में उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा तो कम से कम आपका 7 से 8 ऑब्जेक्टिव जो है एग्जामिनेशंस में सही होने जा रहा है और इसी में से 7-8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग यह वीडियो अनिवार्य रूप से देखें और क्वेश्चंस और आंसर को अनिवार्य रूप से आप सभी को याद कर ले ताकि आप सभी कोई अच्छे मार्क्स ला सके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। जो भी क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सभी को जानते ही हैं कि सत्य असत्य के रूप में आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है या फिर सही गलत के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और तो पहला जो प्रश्न है वो है विक्रय कार्मिक क्रिया के अधीन आता है। विक्रय कार्मिक क्रिया के अधीन आता है तो किसी भी प्रकार का विक्रय है, कोई भी कंपनी या कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, कोई भी कारखाना अगर कुछ भी बना रही है तो उसका सेल्स भी करती है और सेल्स को ही जो है विक्रय यहाँ पे बोला जा रहा है, बेचने को ही विक्रय बोला जा रहा है और यह जो है कार्मिक क्रिया के ही अंतर्गत आता है हमेशा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला का सत्य। दूसरा जो प्रश्न है वो कार्य विश्लेषण का उपयोग चयन हेतु किया जाता है। तो कार्य विश्लेषण को आप सब समझ लीजिए। कार्य विश्लेषण होता क्या है? कार्य विश्लेषण का अर्थ है कि कार्य के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करना, कार्य किस प्रकार का किसी भी कर्मचारी को या श्रमिक को करना है उसका जो विश्लेषण किया जाता है, उसका आउटपुट इनपुट वगैरह वगैरह जितने भी कंडीशन है वो सभी चीज देखे जाते हैं तो उसको कार्य विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। और कार्य विश्लेषण करने के बाद ही कोई भी कंपनी, उद्योग या प्रतिष्ठान किसी व्यक्ति का चुनाव करती है, ठीक है। कार्य के अनुसार ही, कार्य विश्लेषण के अनुसार ही चुनाव किसी व्यक्ति का किया जाता है किसी भी कंपनी में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। 2 का सत्य हो गया, 2 का सत्य, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो भर्ती का अर्थ लोगों को कार्य से छांटना है। भर्ती का अर्थ लोगों को कार्य से छांटना है। भर्ती का क्या अर्थ होता है कि भर्ती का अर्थ है सीधा सीधा यही अर्थ होता है व्यक्तियों या किसी कर्मचारी को किसी कार्य पे लगाना। तो कार्य पे लगाना कभी भी छांटना नहीं हो सकता, इसीलिए तो बहुत ही इजी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है, ठीक है, गलत हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है वो नियोजनालय भर्ती का आंतरिक स्रोत है। नियोजनालय का अर्थ आप सभी को समझते ही हैं, वैसा स्थान जो कि नियोजन प्रदान करता है विभिन्न व्यक्तियों को या व्यक्तियों के समूह को, यानी कि जो रोजगार प्रदान करता है वैसे स्थान को नियोजनालय बोला जाता है, ठीक है। और नियोजनालय जितने भी होते हैं वो हमेशा बाह्य स्रोत होते हैं। बाह्य स्रोत क्या होता है आप सभी को थोड़ा सा जान लीजिए। भर्ती का बाह्य स्रोत उसे कहा जाता है जैसे कि कोई भी नया कंपनी अगर खुल रही हो तो बाह्य स्रोतों के द्वारा ही किसी कर्मचारी या श्रमिकों की भर्ती की जाती है, ठीक है। यानी कि बाह्य स्रोत का अर्थ हो गया बाहर से लिए गए व्यक्ति, यानी कि वैसे व्यक्ति जो पहले से उस कंपनी या उस उद्योग में कार्यरत ना हो, बाहर से लिए गए हों, ठीक है। तो वैसे स्थिति में इसको बाह्य स्रोत बोला जाता है। बाह्य स्रोत का कुछ उदाहरण है रोजगार कार्यालय, आपका जो लगता है हम लोग का रोजगार मेला जो लगता है वो भी रोजगार बाह्य स्रोत का उदाहरण हो गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार की कंपनी या संस्थान जैसे बंधु.com एक है, वो क्या करता है कि आपका डेटा अपने पास सुरक्षित रखता है, नौकरी.com, और आपकी रुचि के अनुसार आप सभी को जो है नोटिफिकेशन वो भेजता है। ये सभी जो है भर्ती के बाह्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और नियोजनालय, क्योंकि मैंने अभी बताया नियोजनालय भर्ती का बाह्य स्रोत है ना कि आंतरिक स्रोत, इसीलिए चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रशिक्षण कार्मिक प्रक्रिया नहीं है। प्रशिक्षण कार्मिक प्रक्रिया नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं कार्मिक के अंतर्गत प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। बिना प्रशिक्षण के किसी भी
श्रमिक या कर्मचारी को कार्य पे नहीं लगाया जा सकता है अभी के नियम के अनुसार। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें कुछ सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे कि सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए प्रशिक्षण हमेशा कार्मिक क्रियाकलाप होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर असत्य। छठा प्रश्न है, शिकायत परिवेदना का स्वरूप है। शिकायत परिवेदना का स्वरूप है। इसको अगर मैं उल्टे तरह से बोल देता, परिवेदना शिकायत का स्वरूप है, तो ये सत्य होता। लेकिन ये बोला है शिकायत परिवेदना का स्वरूप है, ऐसा नहीं होता है। परिवेदना जो है हमेशा शिकायत का स्वरूप होता है, ना कि शिकायत परिवेदना का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का असत्य। ठीक है, 7 नंबर जो प्रश्न है वो शिकायत परिवेदना के पूर्व का चरण है। तो जी हाँ, शिकायत हमेशा ही परिवेदना के पूर्व का चरण होता है। कोई भी शिकायत अगर सॉल्व नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा, किसी नियोजक या प्रबंधक के द्वारा, तो वो धीरे धीरे जो है परिवेदना का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और परिवेदना और शिकायत में अंतर भी होता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, शिकायत परिवेदना का स्वरूप है तो वो गलत था। और 7 नंबर जो प्रश्न है शिकायत परिवेदना के पूर्व का चरण है, तो ये सत्य है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न सत्य। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, एक तरफा संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। तो एक तरफा संप्रेषण आप समझ ही रहे हैं कि अगर एक तरफ से आदमी व्यक्ति कोई बात कर रहा है, दूसरे तरफ से कोई भी जवाब या सवाल या किसी भी प्रकार का सूचना नहीं आ रहा है, तो वो प्रभावी संप्रेषण कभी कहला ही नहीं सकता है। इसीलिए एक तरफा संप्रेषण कभी प्रभावी संप्रेषण नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है, साक्षात्कार एक प्रकार का संप्रेषण है। तो जी हाँ, साक्षात्कार जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, यह एक प्रकार का जो है संप्रेषण होता है, जिसके अंतर्गत जो है वार्तालाप किया जाता है किसी दो पक्ष के दरमियान। तो ये क्या होता है? साक्षात्कार एक संप्रेषण का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न सत्य। ठीक है, 10 नंबर जो प्रश्न है, पत्र एक लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पत्र को हम लोग लिख के जो है पत्र लिखते हैं। किसी भी चीज को जब किसी पेज पे लिखा जाता है तो उसको ही पत्र बोलते हैं, जो कि एक फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और पत्र हमेशा एक लिखित संप्रेषण का उदाहरण होता है। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण हो गया जो वार्तालाप हम लोग करते हैं। ठीक है, आपसी वार्तालाप करते हैं, तो वो सभी जो है मौखिक हो गए, और ये लिखित हो गया। पत्र एक लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेडियो लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि रेडियो से हम लोग केवल किसी का जो है सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, ना कि हम लिख के रेडियो के बारे में, या रेडियो पे कुछ अगर हो दे रहा है तो वो लिख के नहीं बताता है, वो हमेशा बोल के बताता है। तो ये मौखिक संप्रेषण का उदाहरण होता है रेडियो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 11 नंबर असत्य। 12 नंबर जो प्रश्न है, रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत है। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था बाह्य स्रोत क्या होता है। तो रोजगार कार्यालय क्या है? बाह्य स्रोत होता है। सही बात है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, कार्मिक प्रबंध एवं मानव संसाधन प्रबंध में अंतर नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, कार्मिक प्रबंध में केवल एक विशिष्ट कर्मचारी या श्रमिक को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको जो है पदोन्नति भर्ती वगैरह वगैरह किया जाता है। लेकिन मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी उस संगठन या उस कारखाने में या उस उद्योग में जितने भी कर्मचारी हो, श्रमिक हो, सभी का प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंध एक्चुअल में कहलाता है। तो इन दोनों के बीच अंतर होता है। कार्मिक प्रबंध व्यक्तिगत कर्मचारियों या श्रमिकों का प्रबंध होता है, जबकि मानव संसाधन प्रबंध समस्त जो है जितने भी मतलब कंपनी में जितने भी लोग कार्यरत हैं, कर्मचारी श्रमिक जितने भी कार्यरत हैं, प्रबंधक, सबका जो है मैनेजमेंट प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है। तो इसके अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है फैसलों का अध्ययन, जिसे इंग्लिश में केस स्टडी कहा जाता है। केस स्टडी एक प्रकार का प्रशिक्षण है। तो जी हाँ, केस स्टडी में किया जाता है क्या, आप सभी को समझ लीजिए। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी के ऊपर बहुत सारे देखते हैं, आप वीडियो में भी देखते होंगे कि किसी एक विशिष्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि बिंद्रा जी, डॉक्टर बिंद्रा जो है, उनका जो चैनल है यूट्यूब में, उन्होंने जो है क्या बताया है कि अमूल के बारे में कुछ केस स्टडी किया है। वैसे ही खान सर ने भी किया है। तो वैसे बहुत सारे जो है यूट्यूबर वगैरह भी हैं जो कि केस स्टडी करते हैं और अच्छी हमें जानकारी देते हैं। ये
प्रशिक्षित करने का एक तरीका होता है लोगों को ही नहीं, केवल श्रमिकों और कर्मचारियों को केस स्टडी एक अच्छा प्रशिक्षण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, प्रोन्नति हमेशा एक प्रभावी संगठन के लिए एक तरफा संप्रेषण अनिवार्य है। तो एक तरफा संप्रेषण, जब प्रभावी संप्रेषण नहीं है तो संगठन को प्रभावी बनाने के लिए कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप सभी समझ ही रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्रोन्नति जिसे पदोन्नति भी कहा जाता है, प्रोन्नति हमेशा वित्तीय लाभ से जुड़ा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कर्मचारियों के साथ। पहले पदोन्नति को समझिए। पदोन्नति होता क्या है, कर्मचारी किसी पद पे है और उसको और ऊंचे पद पे पदस्थ जब किया जाता है तो उसे पदोन्नति कहा जाता है। लेकिन पदोन्नति जब होता है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वेतन या पैसा जो है, वित्तीय लाभ जो है आपका बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पद बढ़ गया है, कार्यभार बढ़ गया है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है कर्मचारी के ऊपर, लेकिन उसको जो है पैसा नहीं बढ़ा, उसका वेतन नहीं बढ़ा, उसको वित्तीय लाभ ज़्यादा नहीं मिल रहा, वही वित्तीय लाभ पे वो काम कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण को कार्य अध्ययन भी कहा जाता है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत कार्य के अंतर्गत हम लोग को करना क्या है, कार्य के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं। और कार्य विश्लेषण को कार्य अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार का हमें कार्य करना है और किस प्रकार से करना है। तो ये कार्य अध्ययन कहलाता है। ठीक है। कार्य विश्लेषण और कार्य अध्ययन दोनों एक ही चीज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, परिवेदना हमेशा वास्तविक होती है। तो जी नहीं, परिवेदना वर्चुअल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, परिवेदना वास्तविक भी हो सकता है, अवास्तविक भी हो सकता है। ठीक है। तो आप सभी इसका आंसर क्या बताएंगे, असत्य। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कार्मिक प्रबंध मानव का प्रबंध है। तो कार्मिक प्रबंध अभी मैंने बताया ही, मानव का प्रबंध तो होता ही है, लेकिन वो विशिष्ट व्यक्तियों का प्रबंध होता है। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्मिक प्रबंध मानव का प्रबंध होता है, सत्य हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो एक प्रभावी संगठन हेतु दो तरफा संप्रेषण अनिवार्य है। तो जी हाँ, यहाँ दो तरफा बोला गया, एक तरफा संप्रेषण नहीं बोला गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक प्रभावी संगठन को बनाने के लिए कम से कम दो तरफा संप्रेषण अनिवार्य होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, कार्मिक प्रबंध में भर्ती अंतिम प्रक्रिया होती है। तो मैं आप सभी को थोड़ा देर पहले ही बताया था कि भर्ती कब होगा, जब उसका चयन होगा। किसी व्यक्ति का जब चयन होगा तब तो भर्ती होगा। तो ये कार्मिक प्रबंध का पहला चरण कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी चयन के लिए क्या क्या किया जाता है, कार्य मूल्यांकन किया जाता है, कार्य का विश्लेषण किया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग ने जाना था, कार्य विश्लेषण बहुत ही जरूरी होता है चयन के लिए, और चयन के बाद ही किसी का भर्ती होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ अंतिम प्रक्रिया बोला है, कार्मिक प्रबंध में भर्ती अंतिम प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। भर्ती अंतिम प्रक्रिया नहीं है। भर्ती होने के बाद श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो उनका कौशल और विकसित हो सके। ठीक है, कार्य कुशलता बढ़ सके। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, पदोन्नति नियोजक के लिए लाभकारी होता है। तो जी हाँ, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे पदोन्नति में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों का जो है अतिरिक्त जो है कार्यभार बढ़ जाता है, लेकिन वेतन नहीं बढ़ता है। तो ये जो है हमेशा से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से, लेकिन नियोजकों को भी लाभदायक होता है। ठीक है, पदोन्नति करना किसी को लाभदायक होता है, नियोजक के लिए भी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर हमेशा बोल दे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा यहाँ नहीं बोला था, इसीलिए सत्य हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण एक अनियमित प्रक्रिया है। तो जी नहीं, प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है, कुछ कार्य कुशलता हासिल करना है, तो प्रशिक्षण उसको निरंतरता के साथ करते रहना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, घटक तुलना कार्य मूल्यांकन की एक पद्धति है। तो जी हाँ, घटक तुलना विधि जो है एक कार्य मूल्यांकन की पद्धति होती है। ये जो है सीधे सीधे आप गेस पेपर में देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बिंदु विधि कार्य मूल्यांकन की एक विधि है। तो जी हाँ, बिंदु विधि जो है कार्य मूल्यांकन की एक विधि है, जिसे सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बिंदु विधि और घटक तुलना विधि दोनों ही जो है कार्य मूल्यांकन की विधियां हैं।
26 नंबर प्रश्न और अंतिम जो प्रश्न है वो पदोन्नति आंतरिक स्रोत, भर्ती के आंतरिक स्रोत का उदाहरण है। पदोन्नति भर्ती के आंतरिक स्रोत का उदाहरण है। तो जी हाँ, पदोन्नति में क्या होता है, किसी कंपनी या किसी उद्योग में काम कर रहे पहले से कर्मचारी को जो है ऊंचे पद पे दिया जाता है, उसी को पदोन्नति कहा जाता है। तो वो कहीं बाहर से तो लाता नहीं है, वो तो कंपनी के अंदर पहले से कार्यरत था, इसीलिए ये पदोन्नति जो है भर्ती का आंतरिक स्रोत होता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के एग्जामिनेशंस में, जो कि पूछे भी गए हैं 2017 से 2021 तक के एग्जामिनेशन में, उसको आपने जाना।